जय हिंद। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है दीर्घ संधि। कुछ लोग इसे दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः का अर्थ संस्कृत व्याकरण में बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो में हम उतना विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको संक्षेप में और विशेष रूप से हिंदी में दीर्घ संधि को समझाएंगे। दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि जब 2 ह्रस्व वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। दूसरी बात, जब 2 दीर्घ वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। और तीसरी बात कि जब एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। हर हाल में दीर्घ का निर्माण होता है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा गया है। अब ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं, ये सब आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी कॉपी निकाल के रिवीजन कर लें कि ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं और दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं। अब जो विद्यार्थी इस बात को नहीं जानते हैं उन्हें हम एक बार संक्षेप में बता देना चाहेंगे कि ये दोनों वर्ण ओ और आ अवर्ण कहलाते हैं। इन दोनों को हम ई वर्ण कहते हैं। ये दोनों ह्रस्व और दीर्घऊ ऊ वर्ण है, जबकि ये ऋवर्ण कहलाते हैं। ये दोनों अवर्ण है। इसमें से जो पहला है वो ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है। पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है। पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है। पहला ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है। इन सब के अलावा ए, ऐ, ओ, औ इन सब को भी दीर्घ वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ओ, आ, हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, उस समय बस हम इसे याद कर लिया करते थे, लेकिन इसके अर्थों पर विचार नहीं करते थे। आज मैं आपको इसके अर्थ पर विचार करवाना चाहूँगा। आप ध्यान दें कि इन दोनों को ई वर्ण कहते हैं। अब चूंकि ये हर्ष है, इसीलिए ये हर्ष ई कहलाता है। ये दीर्घ है, इसलिए ये दीर्घ ई कहलाता है। ये दोनों ऊ वर्ण है और ये हर्ष है, इसलिए इसको हर्षऊ कहते हैं। ये दीर्घ है, यही कारण है इसे दीर्घ ऊ बोला जाता है। तो आगे दीर्घ संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं और दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं।
तो ह्रस्व वर्णों की संख्या 4 होती है, जबकि दीर्घ वर्ण होते हैं 8। तो जैसा कि अभी अभी हम आपको बता चुके हैं कि दीर्घ संधि को समझने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि जब 2 ह्रस्व मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। तो आइए 2 ह्रस्व वर्णों को मिलाते हैं। जैसे ओ प्लस ओ, ये दोनों ह्रस्व वर्ण हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओ तथा ई, ये दोनों भी तो ह्रस्व वर्ण है, परंतु अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के अंतर्गत हमें दोनों वर्ण जो लिखना है वो एक ही वर्ण से होना चाहिए, या तो ओ वर्ण से, नहीं तो ई वर्ण से, नहीं तो उ वर्ण से, या फिर री वर्ण से। ऐसा नहीं कि एक वर्ण हम ले लें ओ वर्ण से और दूसरा वर्ण हम ले लें ई वर्ण से। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये दीर्घ संधि नहीं कहलाएगा। दीर्घ संधि में दोनों के दोनों वर्ण एक ही वर्ण से होने चाहिए, या तो ओ वर्ण से, नहीं तो ई वर्ण से, नहीं तो उ वर्ण से, या फिर री वर्ण से। तो इसलिए हम 2 ह्रस्व वर्ण ओ प्लस ओ लिया। ये दोनों एक ही वर्ण से हैं और दोनों के दोनों ह्रस्व हैं। तो जब 2 ह्रस्व वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। पुनः दूसरी बात कि जब 2 दीर्घ वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। तीसरी बात, जब एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलते हैं तो दीर्घ का निर्माण होता है। हम चाहें तो एक दीर्घ और एक ह्रस्व को भी मिला के दीर्घ का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह 4 सूत्रों का निर्माण हुआ ओ वर्ण से। अब इसी तरह ई वर्ण से भी 4 सूत्र बनेंगे। हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, 2 ह्रस्व वर्ण मिलके दीर्घ का निर्माण किया। 2 दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ का निर्माण होगा। एक ह्रस्व और एक दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ का निर्माण होगा। एक दीर्घ और एक ह्रस्व मिलेंगे तो दीर्घ का निर्माण होगा। तो इस तरह से 8 सूत्र बन गए। अब 4 सूत्र उ वर्ण से भी बन सकते हैं। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, हर्ष उ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, और दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। तो इस तरह से 12 सूत्र हुए और 4 सूत्र हमारे री वर्ण से निर्मित होंगे, जो इस प्रकार हैं। अब आगे इन सूत्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है परीक्षाओं में। जैसे कभी आपको पूछ दिया जाए कि हर्षई और हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो मेरा उत्तर होगा दीर्घई। जैसे दीर्घऊ और हर्षऊ के मेल से
कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो मेरा उत्तर होना चाहिए दीर्घ ऊ। तो आइए अब आपको इस पर उदाहरण समझाते हैं। यहाँ बोर्ड पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं। इन तीनों को आप सूत्रों के माध्यम से बनाना सीखिए। जिसमें पहला उदाहरण है कमल जोड़ आसन, दूसरा है गिरी जोड़ इंद्र और तीसरा है लघु जोड़ ऊर्मी। तो इसे बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये सारे उदाहरण किन वर्णों के हैं। ओ वर्ण के उदाहरण हैं या ई वर्ण के हैं या उ वर्ण के हैं या फिर री वर्ण के हैं। तो ये कैसे समझा जाएगा, ध्यान दीजिए। हम देख सकते हैं कि प्लस के बाएं साइड ल है जिसमें अ छुपा हुआ है और प्लस के दाहिने साइड आ है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 1 में प्लस के दोनों साइड ओ आ है यानी कि ओ वर्ण है। तो ये मेरा पहला उदाहरण ओ वर्ण का उदाहरण है। मेरा दूसरा उदाहरण प्लस के बाएं साइड गिरी। तो गिरी में ये जो रोहर्षिकार है इसके अंत में ई है और प्लस के दाहिने साइड भी ई है। तो दोनों तरफ ई वर्ण है, अर्थात ये मेरा दूसरा उदाहरण ई वर्ण का उदाहरण है। अब तीसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। हमारे तीसरे उदाहरण के बाएं साइड लघु में हर्षुकार है और दाहिने साइड भी हर्षुकार है, यानी दोनों तरफ उ वर्ण है। तो ये मेरा तीसरा उदाहरण उ वर्ण का उदाहरण है। इसे बनाने से पहले हम ये समझ लें कि कौन सा उदाहरण किस वर्ण का है, तो बनाने में सहूलियत होगी। तो अब हम समझ चुके हैं कि मेरा पहला उदाहरण ओ वर्ण का है, दूसरा उदाहरण ई वर्ण का है और तीसरा उदाहरण उ वर्ण का है। अब हमें देखना है प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक वाले अक्षर को, प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक वाले अक्षर को। तो 1 नंबर उदाहरण में हम पाते हैं कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक ल है। 2 नंबर उदाहरण में हम पाते हैं कि प्लस के बाएं सबसे नजदीक रोहर्षिकार है और तीसरे उदाहरण में हम पाते हैं कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक घ में हर्षऊकार है। तो यहां हमें देखना है कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक ह्रस्व है या दीर्घ है, ह्रस्व है या दीर्घ है। तो उदाहरण नंबर 1 में यहां ह्रस्व है, उदाहरण नंबर 2 में प्लस के बाएं साइड ह्रस्व है, उदाहरण नंबर 3 में प्लस के बाएं साइड ह्रस्व है। तीनों के तीनों उदाहरण में प्लस के बाएं साइड ह्रस्व है। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसके बाएं साइड दीर्घ रहेगा, जैसे उदाहरण नंबर 4। विद्या जोड़ आलय। मेरा चौथा उदाहरण ओ वर्ण का है जिसके कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक आकार यानी दीर्घ वर्ण है। तो उदाहरण को बनाने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक ह्रस्व वर्ण है या दीर्घ वर्ण है, और अब उसके बाद उसे बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो प्लस के बाएं साइड अगर ह्रस्व मिले तो आप उसे दीर्घ बना दीजिए। एक बार फिर से ध्यान पूर्वक सुनिए। प्लस के बाएं साइड अगर ह्रस्व रहे तो उसे दीर्घ बना देना है, और अगर दीर्घ रहे तो उसे छोड़ देना है। ह्रस्व नहीं बनाना है, उसे छोड़ देना है। हमें हर हाल में प्लस के बाएं साइड दीर्घ चाहिए,
तो अगर दीर्घ रहे तो उसे छोड़ देना है। बस इतनी सी प्रक्रिया कर दीजिए और आपका बन जाएगा। तो आइए, तो पहले उदाहरण में प्लस के बाएं साइड ह्रस्व है, हमें इसको दीर्घ बना देना है। तो कमल, ल में ओ है, ये ह्रस्व है, अब दीर्घ बनाएंगे तो आकार इसमें पड़ जाएगा, तो कमला। उदाहरण नंबर 2 में ये ह्रस्व है, जब दीर्घ बनेगा तो इस तरह से हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 में ह्रस्व है, जब दीर्घ बनेगा तो इस तरह से हो जाएगा। और उदाहरण नंबर 4 में प्लस के बाएं साइड दीर्घ है, तो हमने कहा था कि दीर्घ को ऐसे ही रहने देना है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये तो हो गया पहला काम, जो कि प्लस के बाएं साइड करना है। ह्रस्व रहे तो दीर्घ बना देना है। अब प्लस के दाहिने साइड जो हम देखेंगे, प्लस के दाहिने साइड तो हमें या तो ह्रस्व मिलेगा, नहीं तो दीर्घ मिलेगा। जैसे 1 नंबर उदाहरण में दाहिने साइड में दीर्घ है, दूसरे नंबर में ह्रस्व है, तीसरे में भी ह्रस्व है, जबकि चौथे में दीर्घ है। तो जो भी रहे, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, उसको हटा देना है। ह्रस्व को भी हटा देना है और दीर्घ को भी हटा देना है। तो जब यहां से ये आ हट जाएगा तो मेरा उतर जाएगा, तो इस तरह से कमलासन। यहां से ये ह्रस्व वर्ण हट जाएगा तो बाकी सब उतर जाएगा। ये ह्रस्व हटेगा तो ऐसा बनेगा, और यहां से जब इस ह्रस्व को, इस दीर्घ को हटा देते हैं तो ये मेरा ल य। तो इस तरह से दीर्घ संधि के उदाहरण आप बना सकते हैं। अब एक उदाहरण हम लेंगे जो कि री वर्ण का होगा। तो मेरा 5वां उदाहरण है पितृ जोड़ ऋणम। अब इसे हम बनाते हैं। ये उदाहरण के बाएं तरफ री वर्ण है और दाहिने तरफ भी री वर्ण है, इसलिए ये री वर्ण का उदाहरण है। अब हमें देखना है कि प्लस के बाएं साइड सबसे नजदीक यहां पर ह्रस्व है या दीर्घ है। तो हम पाते हैं कि यहां पर ह्रस्व वर्ण है। तो जैसा कि शर्त है कि अगर ह्रस्व रहे तो दीर्घ बना देना है, तो हम इस ह्रस्व वर्ण को दीर्घ बना देंगे इस तरह से। इस तरह से दीर्घ बनेगा। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो री को दीर्घ बनाते हुए पहली बार देख रहे होंगे, परंतु ऐसा होता है अगर हम एक बार इस तरह से लिखें तो ये ह्रस्व री है, और इसको अगर दीर्घ बनाना हो तो इसमें 2 बार बना देना है इस तरह से। तो ये पितृ, और यहां से री हटेगा तो बच जाएगा तो पितृणम। तो इस तरह से इसके 5 उदाहरण दिए गए। मुझे आशा है कि आप दीर्घ संधि के उदाहरणों को बनाने के लिए अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे यहां पर आपको बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। आप उन उदाहरण का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे उदाहरण आप बनाइए, और कुछ देर बाद हम आपको उसका उत्तर भी बता देंगे। तो ये था दीर्घ संधि। अगर हमारा वीडियो यह आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करें, और हमारे आगे के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल संजीव कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं।